हेलो गाइस, वेलकम टू माय बुक रिव्यू। आज हम आई टू हारे लव स्टोरी के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे कि कैसे रबिन खुशी को पाकर अपनी लाइफ में खुश हैं एंड उनकी लाइफ में आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कोई इसी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले वो पार्ट 1 देखे ताकि अच्छे से समझ आए। एंड बाकी जो पार्ट 1 देख चुके हैं, मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप एंड तक देखिए, एंड तक सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। तुम अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे बारे में बताया नहीं सोना? हाँ, वो मुझे अब प्यार से सोना बुलाने लगी थी। हाँ, वो अब मेरी हो चुकी थी। पहली दफ़ा के लिए हम दोनों प्यार में थे। सच में क्रेजी है ना? अब बहुत कुछ मुझ में चेंज हो चुका था। जैसे कि मैं पहले से जैसा इंसान था, अब मैं थोड़ा बदल गया था। दोस्तों से कम, उससे ज़्यादा बात करने लगा था। मेरे सोना भी कम हो चुका था और उससे बात करना ज़्यादा हो चुका था। मेरे फ़ोन की बिल मेरे मंथली स्पेंडिंग चार्ट में सबसे ऊपर था और हाउस रेंट तो मैं पीछे छोड़ रखा था। अब मैं कपल्स को नोटिस कर रहा था, वो कैसे बाहों में बाहर डाल के पार्क में बैठते हैं, कैसे एक गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को पकड़ के बाइक में बैठती है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ मैं अभी नोटिस करने लगा था। और अब मेरे लाइफ में एक फैक्टर आ चुका था जो कि है हाउ डू आई लुक फैक्टर। मैं कैसे दिखूँगा, मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ। होता है ना आप सबको, जब आप अकेले होते हो, सिंगल होते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बट जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो हमेशा आपको चाहिए कि मैं अच्छा दिखूँ उसके सामने। तो एक हाउ डू आई लुक फैक्टर ऑथर की लाइफ में भी आ चुका था। लव वाज इन द एयर। अब आते हैं उस टॉपिक पे कि वो क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। रीज़न यही है कि जब हम एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किए थे, तब उसकी फैमिली को ये चीज़ पता थी, पर मेरे फैमिली में अभी तक मेरे बारे में, उसके बारे में, हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं था। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसके बारे में मैं फैमिली में बताऊंगा, पर एमबीए के क्लास कोर्स के वीकेंड का टेस्ट के वजह से मैं बुदला नहीं जा पा रहा था। हम दोनों में और एक सिमिलरिटी ये थी कि हम दोनों एमबीए के प्रिपरेशन कर रहे थे और अपने अपनी सिटी में सेम इंस्टीट्यूट का अलग अलग ब्रांच में पढ़ रहे थे। मैंने कहा दिस वीकेंड पक्का बता दूंगा, इससे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मेरे लिए कुछ नहीं है। वो फिर शांत हो गई, मेरी सोनी मोनी खुश हो गई। हाँ, मैं उसको सोनी मोनी कह के पुकारता था। वीकेंड आ गया था और मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। कैसे मैं घर में सबको अपने बारे में बताऊंगा। मेरे छोटे भाई को तो ये पता चल गया था कि मेरे किसी लड़की से बात हो रहा है लेट नाइट तक, पर वो नहीं जानता था कि ये सब एक मैट्रिमोनियल साइट से शुरू हुआ था। तो मैं उसको कन्विंस किया कि मेरे तरफ से मम्मी को बोले सारी चीज़ें, और हम बुर्ला के लिए निकल गए थे। जब से मैं घर आके पहुंचा था तब से अजीब-गरीब चीज़ें कर रहा था, जैसे कि यहाँ वहाँ भटक रहा था, कोई चीज़ को उठा रहा था फिर उसको वापस उसकी जगह में रख देता था। बस एक राइट टाइम का इंतज़ार था कि कब मैं मम्मी को खुशी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बट मैं जब भी कुछ बोलने जा रहा था ना कुछ हो जाता था, जैसे कि कभी कोई दरवाजे पे आ जाता था, डोरबेल रिंग करता था, कभी टेलीफोन के रिंग आ जाता था, कभी प्रेशर कुकर की हुइसल बजता था। तो ऐसे होकर ना मैं बता नहीं पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, लंच होने के बाद मैं डिसाइड किया बहुत हो गया, अब जो भी हो मैं बता के ही रहूँगा। तो हमारे खाना ख़त्म हुआ एक साथ, मम्मी डैडी और मैं सब एक साथ लंच किए भाई। तो उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाया और मम्मी से पूछा कि मम, मुझे एक बात बताओ, पापा और तुम कैसे एक दूसरे को मिले थे और आपकी शादी कैसे हुआ था?
मम्मी पापा मेरे तरफ देखे और स्माइल करे। पेरेंट्स को ना सब बात पता चल जाता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है। तो वो अपनी स्टोरी बताई, अपनी कहानी बताए, कैसे मिले थे, कब क्या हुआ था। और फिर स्टोरी ख़त्म होने के बाद मुझसे पूछे कि तुम्हारा कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे इतना शर्म आया कि मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ, तकिए में मुँह छुपाऊँ या सब कुछ बोल ही दूँ। तो मैं कंफ्यूज में था। तो फिर मैं एक लंबे सांस लेकर फाइनली खुशी के बारे में सब कुछ बताया। हम कैसे मिले थे, अब तक की जर्नी, अब तक जो भी हुआ था हम दोनों के बीच में, सारे मैं मम्मी को बता दिया। अब मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटा फाइनली शादी करने जा रहा है, और डैड भी खुश थे क्योंकि उनकी सर से एक टेंशन ख़त्म हो गया एक अच्छे बहू ढूंढने की। हम रात को भुवनेश्वर लौटते वक्त बस स्टॉप में डैड ने कहा, हम इस बारे में एनालाइज करेंगे, पर हम दोनों खुश हैं कि तुम फाइनली अपनी शादी को लेकर सीरियस हो। दूसरी सुबह मैं जब भुवनेश्वर पहुंचा और अपनी बेड में लेटे हुए खुशी को कॉल किया, मैंने बताया कि मिशन अकम्प्लिश्ड। तो वो बस ये 2 शब्द सुन के ही सारी चीज़ें समझ गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो और फिर मुझे फ़ोन में किस दी, ढेर सारे पप्पी के बारिश होने लगे। वो पहली बार था जब खुशी फ़ोन पे पहली दफ़ा किस की किए थी। और वो कही कि सोना मैं इतना खुश हूँ ना कि अगर तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें अपनी ओर खींच लेता और पप्पी देता। ये एक और वीकेंड है जब मैं बुर्ला में होता हूँ और अपनी बरंडा में बैठ के रीडिंग कंप्रेशन पढ़ रहा होता हूँ। मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन में उसी सेक्शन में कम स्कोर किया था, तो मुझको बहुत टेंशन था उस सेक्शन में, उस चीज़ को लेकर मैं वरीड था। तभी खुशी कॉल करी। वो बोली, व्हाट इज़ माई बेबी डूइंग। जी, जैसे वो मुझे बेबी बुलाती है तो बहुत स्वीट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आई फील कि वो एक सिंबल ऑफ केयरिंग है, जैसे कि मेरे ख्याल रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा, रीडिंग कम्प्रहेंशन ने तुम्हारी बेबी का सर बन चुका है। वो बोली कि तुम मेरे से कुछ देर बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे अब अपनी नए पैसेज पढ़ना है, इस बार अच्छा स्कोर करना है। क्या हम रात को बात कर सकते हैं? उसने कही, ओके, सी यू लेटर। पर मुझे एक अच्छी बात बोलो। हमेशा फ़ोन कट करने से पहले उसको एक अच्छी बात सुनना होता है। अब मैं अच्छी बात कहाँ से लाऊं? तो मैंने गुस्सा होकर बोला, प्लीज़ यार, अब भी दिमाग ख़राब मत करो। तो उसने कही, ओके, टेक केयर। मैंने कहा बाय। उसने कहा बाय नहीं, सी यू। मैंने एक बैड मूड में फ़ोन कट कर दिया। फिर 15 मिनट के बाद मैंने देखा उसकी कॉल आई। तो मैंने कहा, नाउ व्हाट। मेरा वॉइस थोड़ा लाउड था इस बार। वो कही, तुम्हें पता है तब मैं क्यों तुम्हें फ़ोन करी थी? मैं कहा, क्यों? वो बोली, यहाँ बारिश हो रही है और मैं ऐसे फील कर रही हूँ जैसे मैं तुम्हें पकड़कर डांस कर रही हूँ। मैंने और तेज गुस्से में आकर बोला, खुशी, ये क्या बचकानी है? वो बोली, ओके बाबा, आई एम सॉरी, सी यू लेटर। वो इनोसेंटली बोली और वो फ़ोन काटने ही वाली थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैं रूड हो गया उससे। तो मैंने बोला, रुको, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, मुझे भी थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। फिर कुछ समय बाद हमारा फोकस बारिश से हटकर प्रॉमिसेस और प्रायोरिटीज़ पे चला गया। कुछ चीज़ें जो हमें एक्सेप्ट करना था, कुछ चीज़ें जो हमें छोड़ना था एक दूसरे के लिए, जैसे कि वो कंफर्टेबल ना होने तक मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, खुद को एक वेजिटेरियन एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करना, और भी कुछ जो मेरे हिस्से में था। और उसके हिस्से में बस इतना ही था कि वो मुझे, मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए पंजाबी में बात करे।
वैसे हम दोनों ये डिसीजन एक दूसरे के ऊपर नहीं थोपे थे, पर हम दोनों देखेंगे कि कितना पॉसिबल हो पाता है आगे। उस शाम को मैंने पूछा, हे, तुम्हें पंजाबी में बात करने में कोई एतराज़ तो नहीं? तुम कभी मेरे एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं करते। उसने बोली, अगर मैं कहूँ मैं नहीं बोलूँगी तो? वो मुझे चिढ़ाने के लिए हंस के ऐसे बोली और मुझे ऐसे लगा जैसे वो दूसरी साइड में बेड से जंप करती हुई अपने खिड़की के पास चली गई कुछ बारिश के बूंदे पकड़ने के लिए। फिर मैंने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर फरीदाबाद में छोड़कर चले आऊँगा। वो कही, फिर सोना? मुझे पता लग गया था कि मैं मजाक में उसको हर्ट कर चुका था। कुछ और बोलने से पहले उसने कही, तुम अपनी पैसेज रीडिंग कंप्लीट करो, सी यू लेटर, और वो फ़ोन कट कर दी। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। ना मैंने उससे फिर कॉल करके ये बोल पाया कि जो भी मैं कहा वो मैं मीन नहीं करता हूँ। ना मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पा रहा था। 7 बजे मैं पास की एक एटीएम में कैश विड्रॉल के लिए गया था क्योंकि मुझे नेक्स्ट जर्नी के लिए कुछ कैश चाहिए थी भुवनेश्वर के लिए। तभी मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ, सच में कितना खूबसूरत होता है साल का पहली बारिश, कितना अच्छा फील होता है। फिर मैं एटीएम के बाहर लंबे लाइन के एंड में खड़ा होके उसको कॉल किया। वो कितनी खुशी से, कितनी एक्सपेक्टेशन से हम दोनों को इस बारिश में भीगते हुए इमेजिन करके मुझे कॉल की होगी और मैं कितनी रूड से उसको डांट दिया। तो फिर मैंने उसको कॉल किया। वो बोली, हेलो। उसकी वॉइस में थरथराहट थी। मैं कहा, खुशी। फिर वो कही, ये सोना। और मुझे उसकी वॉइस से पता लग गई थी कि वो बहुत सहमी हुई थी। वो बिल्कुल रोने वाली थी। मैंने कहा, हे डियर, प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम सॉरी। फिर वो और ज़ोर से रोने लगी और मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। मैं गुस्से में पास में मौजूद एक दीवार को ज़ोर से मुक्का मार दिया, जैसे कि सब लोग मेरे तरफ देखने लगे। फिर मैं एक अंधेरे जगह चला गया जहाँ सिर्फ मैं खुशी से बात कर सकूं और लोगों की नज़रों से दूर। मैंने सॉरी बोला, कुछ तो कहो, मुझसे बात करो, मुझको पनिश करो। और मैं भी रो पड़ा। वो बोली, तुम्हें एक सेकंड नहीं लगा ये बोलने के लिए? लेकिन मैं एक लड़की हूँ। अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माता पिता, अपनी घर, सारी चीज़ों को छोड़ के तुम्हारे पास तुम्हारे होने के लिए आ रही हूँ। जिन चीज़ों को मैं बचपन से आज तक प्यार करते आया हूँ, और तुम बोल रहे हो कि मुझे ही छोड़ दोगे। मैं कहा, मैं पागल हूँ जो तुम्हें ऐसा कहा। फिर मैं एक पोल को हिट करते हुए रो पड़ा। फिर वो मुझे चुप कराई और हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया। आज ये पनिशमेंट, वो मुझे बोली कि अब तुम उस एटीएम लाइन में जाओ और सबके सामने मुझे 5 किसेस दो। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था और मैं उसको सबके सामने 5 लाउड किसेस दिए। मैं अपनी नज़र कुछ देर के लिए झुकाए रखा ताकि मेरे आँखों से किसी की आँखें कांटेक्ट ना हो पाए। उस दिन मैं पैसे नहीं उठा पाया क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार उस लाइन पे खड़ा था जो कि मुझे एक लड़की को किस देते हुए फ़ोन पे देख लिया था। उस दिन खुशी बोलती है कि सोना, लेट्स मेक ए रूल फॉर द लाइफ आफ्टर मैरिज। अगर हम दोनों घर में साथ होंगे अगर हम दोनों घर में साथ होंगे तो हम दोनों एक ही प्लेट में साथ में डिनर करेंगे। चाहे कितने भी हम दोनों में झगड़ा हुआ हो, चाहे हम दोनों एक दूसरे की शक्ल ना देखना पसंद करें, चाहे हम दोनों एक दूसरे को बात करना ना पसंद करें, फिर भी हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे। एक ही प्लेट में अपने अपने बारी आने पर रोटी को तोड़ के खाएंगे
और जब हमारी उंगलियां आपस में टकराएंगे तो हम दोनों का गुस्सा भी उतर जाएगा और हम पहले जैसे हो जाएंगे। अक्टूबर हो चुका था और हम दोनों एक दूसरे को जानते हुए 3 मंथ्स हो गए थे। मैं उसकी एंटायर फैमिली से बात कर चुका था तब तक, और वो भी मेरे फैमिली से बात कर चुकी थी। इनफैक्ट वो मेरे मामा के एक गुड फ्रेंड्स हो चुकी थी। वो उन दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते थे, सुख दुख बांटते थे, सुख दुख की बातें करते थे, डिस्कस करते थे। मेरे चाइल्डहुड डेज़ कैसा था, मेरे बारे में, मेरा पसंद मेरे नापसंद, मेरे नेचर कैसा था, सब कुछ मेरी मम्मी उसके साथ शेयर करती थी। कुछ बातें ऐसे भी थी जो मुझे नहीं मालूम था। खुशी के ज़रिए मुझे मेरे मम्मी के बारे में पता चला, मम्मी की परेशानियाँ, मम्मी के सारे सैक्रिफाइसेस फैमिली के प्रति, सब कुछ मुझको जानने को मिला। फिर हम दोनों वादा किए कि आज के बाद रात के 10 बजे के बाद नो कॉल्स नो मैसेज, क्योंकि हम दोनों के लिए आगे का वक्त बहुत अहम था। कैट के एग्ज़ाम नज़दीक थे, बस कुछ वीक्स के बाद थे। तो हमने डिसाइड किया एक दूसरे को रात में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे और सिर्फ संडे को, वीकेंड्स को एक दूसरे से बात करेंगे। और दोनों अपने अच्छे से अपना वादा निभाया। फाइनली वीकेंड आ पहुंचा था और हम दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए डेस्परेट थे। रात लव वर्ड्स के बात करने के लिए एक ब्यूटीफुल टाइम है, क्योंकि पेरेंट्स तब तक सो चुके होते हैं और सिबलिंग्स समझ जा चुके होते हैं कि उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और तुम अपनी फ़ोन को पकड़कर अपनी अकेले बेडरूम में कोजी बेड में शॉर्ट्स पहन के एंड टी शर्ट पहन के बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल होके अपनी बिलव्ड वंस, अपनी प्यारे जनों के साथ जब बात करती हो तो ऐसा फील होता है कि जैसे तुम उनके साथ कम्प्लीटली उनके पास हो, उनके साथ हो। वो बोली, हाय सोना। वो हाय में पहली बार कुछ अलग थी, थोड़ा पैशनेट में, थोड़ा रोमांटिकली वो बोली। मैंने कहा हाय। हाय हेलो होने के बाद फिर वो अपनी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट की बात कर रही थी। फिर धीरे धीरे वो हमारे एंगेजमेंट कैसा होगा, कैसे दिखेगा, ये सब के बारे में बात करने लगी। वो कही कि मैं एंगेजमेंट के दिन साड़ी पहनूंगा, क्योंकि साड़ी में मैं बहुत स्टर्निंग लगती हूँ। वो कही कि मेरे लाइफ का वो सबसे बेस्ट इवनिंग होगा। मैं अपनी मंगेतर के पास खड़ी होंगी और इतने लोगों के बीच तुम्हें छू सकूंगी, तुम्हारे हाथ पकड़ सकूंगी और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मैंने कहा, मैं उस शाम के लिए मर ही जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारी हाथ पकड़ लूँगा, हम दोनों डांस करेंगे सबके सामने। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त मुझसे जेलस फील करे, क्योंकि मेरे पास तुम होगी। जब लोग खुद को खाने के पास बिजी रखेंगे तब मेरे आँखें तुम्हें छत पर आने की इशारे देंगे और मैं खुद सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंच जाऊंगा। फिर वो बोली कि मेरे आँखें तुम्हें कहेंगे तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, और मैं सबको वॉशरूम जाने की बहाना देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मेरे पायल और कंगन की आवाज़ सुनते ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे ओर आ रहा हूँ, तुम्हारे नज़दीक आ रहा हूँ। ऐसे ही दोनों के बीच में आगे बहुत सारे रोमांटिक बातें होते हैं और बीच में बारिश भी हो जाता है, तो दोनों और भी रोमांटिकली बातें करते हैं और दोनों के उनकी बात ख़त्म होते होते सुबह हो जाता है। फिर उस सुबह अर्थर जब नींद से उठते हैं, वो अपनी यूएस के ट्रिप का एक कंफर्मेशन न्यूज़ पाते हैं, जो कि वो कब से इंतज़ार करे जा रहे थे उसके लिए। पर वो मिला तो मिला इस टाइम पे जहाँ वो खुशी को लेके सीरियस थे, खुशी के साथ एंगेजमेंट करने का प्लानिंग कर रहे थे। तो वो खुश होने के साथ साथ दुखी भी थे, क्योंकि उनको 5 वीक्स के लिए यूएस जाना होगा खुशी से दूर।
उनको पता नहीं था कैसे खुशी को ये बात बताएं, क्योंकि जो लड़की कल इतनी खुश थी, इतनी रोमांटिक बातें हो रही थी उन दोनों में, तो कैसे ये सैड न्यूज़ उसको बताएं। तो फिर अथर उनको फ़ोन करते हैं, लेकिन खुशी की तरफ से कोई फ़ोन पिक नहीं करता और एक कंप्लीट रिंग जाता है। फिर एक टाइम के बाद वहाँ से फ़ोन आता है तो अथर पिक करते हैं और खुशी से बोलते हैं हाय जान। तो ऐसा होता है कि दूसरे साइड में खुशी ना हो के बल्कि होती है उसकी छोटी बहन नीरू। और जब नीरू बोलती ही है कि हाय, तब अथर को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि वो सोचते होंगे कि नीरू मेरे बारे में क्या सोचती रही होगी और मेरे इम्प्रेशन क्या रहा होगा। फिर नीरू कुछ ना सुनते की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि दीदी वॉशरूम में है, तो मैंने देखा उसकी फ़ोन रिंग हुआ तो मैंने आपको कॉल बैक किया। फिर कुछ देर बाद खुशी भी आती है और दोनों मिलके अथर के इस हाय जान के बात पर दोनों हंसते हैं। फिर रबिन बोलते हैं कि मुझे यूएस 5 हफ्ते के लिए जाना है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। खुशी बेचैन होकर पूछती है कि सडनली क्यों, कुछ बहाना दो, कुछ बहाना बना के रोक नहीं सकते क्या। अर्थर बोलते हैं कि नो यार, मेरे कैरियर का सवाल भी है और 5 हफ्ते की तो बात है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे ना। रबिन बोलते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। खुशी बोलती है हम दोनों अभी अभी तो एक दूसरे को जाने थे, हम अभी तक एक दूसरे को देखे भी नहीं थे और तुम जाने की बात कर रहे हो। फिर अथर कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, मेरा फ़्लाइट न्यू दिल्ली से है, तो मैं एक दिन पहले छुट्टी ले लूँगा और तुम्हारे साथ पूरा एक दिन बिताऊँगा। फाइनली हम दोनों एक दूसरे को देखने जा रहे थे। फिर वैसे ही होता है, रबिन भुवनेश्वर से दिल्ली फ़्लाइट में जा रहे होते हैं। वो अपनी लैपटॉप में वो विंडो सीट चूज़ किए थे क्योंकि उनको विंडो के बाहर बादल देखना बहुत पसंद था। फिर वो अपनी लैपटॉप में खुशी के सारे पिक्चर्स देख रहे होते हैं और साथ में अपने आप से बात करते हैं। वो मुस्कुरा के बाहर देखते होते हैं। एयर होस्टेस उनको इस हालत में देख लेता है और सेफ्टी डेमो के प्रोसीजर कहने के बाद भी अथर उसको नहीं मान रहे थे। वो लिखते हैं मुझे याद है कैसे तो एयर होस्टेस का वो लिखते हैं कि मुझे याद है कैसे एयर होस्टेस मेरी तरफ देखते हुए मुझको से एयर होस्टेस मेरी इन अजीब हरकतों को देखते हुए बार बार नज़रअंदाज करने के बाद भी मेरे पास आके बोलती है कि प्लीज़ फॉलो द रूल्स। वो मुझे कई बार सेफ्टी डेमो के इंस्ट्रक्शन दे चुकी थी, पर मैं बस अपनी लैपटॉप में देखता हुआ और अंदर ही अंदर मुस्कुरा होता था, अपनी कैंडी एंजॉय करते हुए। अगर आप पूछोगे कि मैं क्यों इतना खुश हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स है। जब मैं लास्ट नाइट खुशी के साथ बात कर रहा होता है तो 12 बज जाता है और खुशी मुझे बोलती है कि तो आज आप आओगे मुझसे मिलने। मैंने कहा ओ बॉय आई एम गोइंग सो क्रेज़ी। फिर मैं याद किया कैसे मैं सुबह कंफ्यूज था और मुझे पूरे 1 घंटे लगे डिसाइड करने के लिए क्या पहनूं। अपनी गॉड्रेज से मैं अपने सारे कपड़े निकाल लिए, पर फनी थिंग ये है कि मैं इन द एंड ऐसे ही एक शर्ट पहना जो आयरन नहीं हुआ था। ऐसे मैं सोच रहा होता हूँ तभी मेरे दिमाग में एक बात आता है कि क्या होगा अगर वो जैसे पिक्चर में दिखाई देती है उतना ब्यूटीफुल ना हो तो। क्या होगा अगर वो एक अजीब तरीके से हंसती हैं तो। क्या होगा अगर वो लंगड़ी निकली तो। ऐसे बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मैं खुद से पूछा डू यू लव हर अविन, और उत्तर पाया येस आई डू, ऑफकोर्स आई डू। फाइनली शाम के 5 बजे मेरे प्लेन दिल्ली में पहुंच चुका था और मैं मेरी मोबाइल को स्विच ऑन किया।
अपनी कैप्टन की कमांड को इग्नोर करते हुए, जो कि बोल रहे थे कि इंस्ट्रक्शन आने से पहले कोई अपनी मोबाइल स्विच ऑन नहीं करेगा। जब रनवे में मेरे प्लेन यू टर्न ले रहा था तब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था कि कोई लड़की है क्या जो मेरे इंतज़ार कर रही है। तो मैं खिड़की से बाहर झांक के देखा, कोई लड़की तो नहीं है जो मेरे इंतज़ार कर रही है। फिर मैं सोचा मैं कितना बुद्धू हूँ, विजिटर्स थोड़ी ना रनवे पे अलाउ होते हैं आने के लिए। मैं उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था और फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं रोमिंग जोन पे था। मैंने कोशिश करता रहा और अपनी फ़ोन और नेटवर्क को गाली देते रहा। कुछ मिनट्स के बाद मैं बैगेज क्लेम सेक्शन में खड़ा था, मेरे लगेज की वेट करते हुए। पर मेरे आँख कन्वेयर बेल्ट के ऊपर नहीं था, मेरी आँख उसे ढूंढ रही थी। मैंने देखा मेरे रेड बैग मेरे तरफ आ रहा है, लेकिन वो मेरे पास पहुंचने से पहले खुशी का कॉल पहुंच गया। मेरे फ़ोन बजने उठा और खुशी फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा है, उसकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं, एकदम साइलेंस था। वो बोली सो। मैंने एग्ज़िट डोर के तरफ मुड़ा। मैंने कहा व्हाट सो आई मीन वेयर आर यू। वो कभी पहले इतना शाय नहीं थी। मैं समझ पा रहा था वो ब्लश कर रही है एंड उसकी भी स्टेट ऑफ माइंड कुछ मेरी तरह होगा एंड होना भी चाहिए, क्योंकि दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हैं। मैंने कहा आई एम एट द बैगेज क्लेम सेक्शन, और उससे बात करने के चक्कर में मेरे बैग मेरे से छूट गया था। उसने पूछी क्या छूट गया। मैंने कहा मेरे लगेज छूट गया। तो उसने कुछ टाइम फिर उसने पूछी क्या मैं तुम्हें एक बात पूछूंगा। मैं बोला पूछो। वो बोली क्या तुम नर्वस हो। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला। वो कही क्योंकि मैं भी नर्वस हूँ। मुझे बताओ तुम आज क्या पहने हो। तो मैंने कहा ऑलिव ग्रीन शर्ट एंड डार्क ब्लू जीन्स। उसने कही ओ माय गॉड। मैंने कहा व्हाट हैपेंड। मैंने सोचा उसको ये कलर अच्छा नहीं लगा। उसने कही मैं भी वही पहनी हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे कोइंसिडेंस हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हमारे बर्थ प्लेस, हमारे मंथ, हमारे ईयर, हमारे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहना, हमारे एमबीए करना, और जब मिल रहे होते हैं तो एक ही कलर का ड्रेस पहनना, ये सिंबल दे रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। वी आर डेफिनेटली मेड फॉर ईच अदर। फाइनली मैं उससे मिलने जा रहा था। मैं थोड़ा एंग्शियस था, थोड़ा शिवरिंग कर रहा था, मेरे धड़कनें तेज़ हो रहे थे। सारे लड़की वाले वॉइस मुझे उसकी सुनाई दे रही थी और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे रिलैक्स रहूं। मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, अपने अपने रिश्तेदार, अपनी डियर वंस को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए। कुछ कैब ड्राइवर्स थे जो कि नेम प्लेट्स पकड़ के खड़े थे उनकी बॉस की। Then for some reason I stopped moving forward and turned left. तो देखा मेरी ब्यूटीफुल एंजल मेरे सामने खड़ी थी। उसकी स्माइल, उसकी अदा, थोड़ी हेजिटेशन, थोड़ी साइनेस उसके अंदर और मेरे अंदर भी। उसकी लंबे खुले बाल जो कि उसकी आंखों के ऊपर गिर रही थी, और वो अपनी बालों को अपनी हाथों से अपनी कान के पीछे सवार रही थी। उसके कानों में ग्लिटरिंग सिल्वर ईयरिंग्स थे। उसकी ब्यूटीफुल फेस, सारी चीज़ें मुझे मस्मराइज्ड किए थे। उसकी ग्रीन ऑफ शोल्डर टॉप और जीन्स, उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट था, इतनी यंग था।
कि मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रहा था, बल्कि मैं चाह रहा था कि उससे टॉप टू बॉटम बस देखते ही रहूं। बहुत स्लोली मैंने कहा, सी इज़ माइन। मैंने उसकी तरफ बढ़ा स्माइल के साथ। मैं अपनी ट्रॉली भूल गया था। अपनी दाहिने हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, हे। उसने कहा, हाय। फर्स्ट टाइम के लिए वो अपनी हाथ मेरे हाथ के साथ टच की और मुझसे हैंडशेक किया। इट वॉज मैजिकल। मुझे अपनी खोई हुई दुनिया से बाहर लाती हुई वो कही, दिस इज़ नीरू एंड गिरीश। वो मुझे 2 नए लोगों से इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि था उसकी बहन एंड उसकी बहन के दोस्त। मैंने उन दोनों को हेलो कहा और हम सब पार्किंग एरिया की तरफ बढ़े एक कैब ढूंढने के लिए। मैंने उसको एक मैसेज भेजा, यू आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट मोमेंट में मैंने उसको देखा मेरी तरफ आते हुए एंड उसने आके बोली, थैंक्स। जो भी हो रहा था ना, जो भी घट रहा था पहले टाइम के लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही प्यारा था। फिर हम चारों कैब बुक किए। पहले तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं कहाँ बैठूँ। क्या ये अच्छा लगेगा गिरीश को आगे भेज के मैं दोनों सिस्टर के बीच में बैठूँ, या मैं आगे बैठूँ, या मैं पीछे बैठूँ। मेरे बाएं साइड में गिरीश होगा, मिडिल में खुशी होगा और राइट साइड में मैं होगा और उसकी राइट में मैं, एंड नीरू बैठेगी आगे ड्राइवर के साथ। नो नो नो। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो दिमाग में चल रहे थे, एक ही सेकंड में सबको सॉल्व होना था। और फिर मैं आगे बैठने को चुना। फिर मम्मी का कॉल आया। मम्मा का फ़ोन आया। मुझे याद आया कि उसने कही थी जब तुम पहुंच जाओगे तो मुझे कॉल करना, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया था। तो मैं बोला, हाँ जी मम्मा, आई जस्ट केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट। उसने कही, मुझे पता था तुम भूल जाओगे। फिर उसने पूछी, सो आर यू हैप्पी? मैंने कहा, आई एम वेरी हैप्पी मम्मा। उसने कही, जान के अच्छा लगा। मुझे पता है अब तुम इस वक्त मेरे साथ बात करने के मूड में नहीं हो, लेकिन यू गाइज एंजॉय, अच्छे से मज़े करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो आज की इस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन, टेक केयर, सी यू।